हेलो दोस्तों, स्टडी विद प्रवीण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मौलिक अधिकार का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम जो 6 मौलिक अधिकार होते हैं उनमें से पहला मौलिक अधिकार यानी समता के अधिकार को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है और इस भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। ठीक है, जिसमें से अनुच्छेद 12 और 13 सीधे तौर पर मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक सीधे तौर पर मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था और इससे पहले के वीडियो में हमने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को पढ़ लिया है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम उससे आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने एक चीज़ आपको और बताया था कि अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक जो है, जो मूल अधिकारों से सीधे तौर पर संबंधित है, इसे 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला जो है वो समता का अधिकार, दूसरा जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा जो है वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठा जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो पहला जो अधिकार था वो है समता का अधिकार। ठीक है, और ये समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। ठीक है, ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18, 1 2 3 4 5, ये पांचों आर्टिकल्स जो है ना, ये समता की बात करते हैं, समाज में समता लाने की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला जो अनुच्छेद है समता के अधिकार में, अनुच्छेद 14, वो आज के वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता। ठीक है, अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता। ये तो संविधान की भाषा हो गई, लेकिन हम लोग इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो बात लिखी गई है, पहले देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। यहाँ लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता, और राज्य जो है वो भारत में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं कि क्या है। इसमें बोला गया है कि भारत के क्षेत्र में, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होगा, किसी को भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में हम यही कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को बराबरी से ट्रीट किया जाएगा। ये है विधि के समक्ष समता का मतलब। ठीक है, एक और बात जो यहाँ लिखी गई है, विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग भी हैं। ठीक है, और सबको साथ भी लेके चलना है। जैसे मान के चलिए कि हम अलग अलग तरह के लोगों के लिए एक ही जैसा कानून बना दें, तब तो उसमें समानता कभी नहीं आ पाएगी, असमानता आ जाएगी। जैसे समझने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए एक रेस चल रहा है, उसमें एक 5 साल का बच्चा है, एक 25 साल का युवा व्यक्ति है, एक 40 साल का व्यक्ति है और एक 60 साल का बुजुर्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नियम बना दिया कि सभी को 100 मीटर तक रेस लगाना है और जो जल्दी पहुँच गया वो जीत गया। अब आप सोच के देखिए कि ये नियम जो है कि जो 100 मीटर जल्दी पहुँचेगा वो जीत जाएगा और उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। ये नियम हमें अपने आप में ही गलत लग रहा है, हालांकि ये सभी को बराबरी का हक दे रहा है कि एक नियम है और उसी नियम के तहत सबको फॉलो करके रेस लगाना है। लेकिन क्या ये न्यायपूर्ण है? आप सोच के देखिए कि 5 साल का बच्चा जो है 25 साल के युवा के सामने रेस लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो इसमें क्या नियम होना चाहिए? इसमें नियम होना चाहिए कि ये जो 25 साल का युवा व्यक्ति है वो 100 मीटर तक दौड़ेगा। ठीक है, ये 5 साल का जो बच्चा है वो 20 मीटर तक दौड़ेगा।
ये जो बुजुर्ग है 60 साल का वो भी 20 मीटर तक दौड़ेगा। ठीक है, ये जो 40 साल का युवक है ये कम से कम इसके लिए मान लीजिए 80 मीटर तक दौड़ेगा। ठीक है, अब चारों के लिए अपना अलग अलग क्राइटेरिया सेट हो गया। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया सेट हो गया और अपने अपने क्राइटेरिया में जो जल्दी पहुंचेगा वो विनर होगा। तो ये ज़्यादा अच्छा नियम है। ठीक है, क्योंकि उनकी क्षमताओं के हिसाब से हम नियम बना रहे हैं यहाँ पे, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम अलग अलग नियम बना के समानता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात है वो इसी पे आधारित है। हमारा आर्टिकल 14 जो है कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, भले ही कानून अलग अलग बनाने पड़े, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग जातीय समूह के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए, और जिस भी आधार पे लोग बटे हुए हैं मतलब अलग अलग हैं। ठीक है, जिस भी आधार पे उनकी क्षमताएं भी हो सकती है अलग अलग है, उनकी ज़रूरतें भी हो सकती है अलग अलग है। ठीक है, इस वजह से और कई ऐसे वर्ग हैं वो तो मुख्य धारा से कटे हुए भी हैं। तो हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के लोगों को और जिस भी आधार पे लोग बटे हुए हैं उनको साथ लेके चलने के लिए हमारे देश में कानून अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जिस आधार पे हम बँटवारा कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, वो तार्किक होना चाहिए, अतार्किक नहीं होना चाहिए। अतार्किक मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से आप वर्गीकरण कर दें और आप अलग-अलग कानून बना दें अलग-अलग लोगों के लिए, ऐसा नहीं, तार्किक होना चाहिए। ठीक है? तो विधि के समान संरक्षण में जो मैंने आपको बताया कि इसका क्या मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा था कि जो हम वर्गीकरण करेंगे, मतलब अलग-अलग लोगों के लिए जो हम अलग-अलग कानून बनाएँगे, तो लोगों को भी तो बाँटना पड़ेगा ना कि इस वर्ग के लोगों के लिए ये कानून होगा, इस वर्ग के लोगों के लिए ये कानून होगा, इस वर्ग के लोगों के लिए ये कानून होगा। ठीक है? तो ये जो बँटवारा है ना, ये रीज़नेबल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सजातीय होना चाहिए और इसका उद्देश्य तार्किक होना चाहिए, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है? तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में भी हमने जो बँटवारा किया था, 5 साल का बच्चा, 25 साल का युवक, 40 साल का एक युवक और 60 साल का एक बुजुर्ग, इनके लिए मैंने अलग-अलग कानून बनाए थे। ठीक है? तो ये एक तरह से तार्किक नियम था जो मैंने बनाया था यहाँ पर। उसी तरह से जब देश भर में लोगों के लिए अलग-अलग कानून बनाने की बात आएगी ताकि सभी लोग एक साथ आगे बढ़ सकें, तो फिर ये विधि के समान संरक्षण को फ़ॉलो किया जाता है। ठीक है? लेकिन मतलब इसका इजाज़त जो है वो हमें आर्टिकल 14 भी देता है कि हम लोगों के लिए अलग-अलग तरह से कानून बनाएँ, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि समानता स्थापित हो सके। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बँटवारा आप कर सकते हैं, अलग-अलग कानून बना सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य जो है वो तार्किक होना चाहिए, समानता स्थापित करने के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अलग-अलग कानून बना के भेदभाव ही उत्पन्न कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है? इस आर्टिकल में एक और बात है, ये जो आर्टिकल है ना, वो मूल संरचना का भाग है। मूल संरचना हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि ये जो आर्टिकल 14 है, इसे कहा गया इसमें जो विधि का शासन है, ये मूल संरचना का भाग है। ठीक है? तो अनुच्छेद 14 हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ा। तो दोस्तों इसके बाद आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, ये सारे आर्टिकल समानता के अधिकार में ही आते हैं। उसके बाद जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने आर्टिकल 14 को ठीक से पढ़ा। उसके बाद कल के वीडियो में हम अनुच्छेद 15 को पढ़ेंगे। इसी में हम आरक्षण के मुद्दे को भी देखेंगे कि उस पे क्या-क्या विवाद है, वो शुरू कहाँ से हुआ और संविधान के किस संशोधन के द्वारा इस आर्टिकल में क्या-क्या जोड़ा गया
और आरक्षण जैसे प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।